नमस्कार दोस्तों, सीएसपी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी 68 बीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम चल रहा है। आप कई सारे दोस्तों ने इस एग्ज़ाम को देखे होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने एग्ज़ाम को इस बार दे रहे हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जो नेक्स्ट यानी कि 69 में देंगे। उन्होंने भी प्रश्न को देखा होगा। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि मैंने इस बार भी मेंस को पेपर को दिया और बहुत सारे डायनेमिक चेंज आए, लेकिन इस चेंज में स्टैटिक्स पोर्शन को अथा स्थिति में रखा गया। जो पहले थी वैसा ही रखा गया। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टैटिक्स पोर्शन को डिस्कस करेंगे जो मैंने एग्जाम में अटेम्प्ट किया। साथ ही उस रेस्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो आप लोग में से किसी और दोस्तों ने अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उन सभी का आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आखिर उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता था और इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि स्टैटिक्स में यदि आप सॉल्व करते हैं और आपका सही सही आंसर आता है तो आपको पूर्ण अंक दिए जाते हैं। और दोस्तों, आपको पता ही होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था एग्जाम के बिफोर कि आपके सिलेबस में जो चेंजिंग किए गए हैं वह केवल सिलेबस में चेंजिंग नहीं किया गया था, बल्कि पूछने के पैटर्न में चेंजिंग किया गया था, जो कि देखने को मिला। लेकिन मैंने उस वक्त भी बोला था कि स्टैटिक्स पोर्शन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा, और ठीक वैसा ही कंडीशन रहा। जो 67 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक उसी प्रकार से कमोबेश वही स्थिति इस बार भी बीपीएससी ने रखा। तो चलिए हम 68 बीपीएससी के स्टैटिक्स पोर्शन के क्वेश्चन को देखते हैं और उसका सोल्यूशन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, एक 7 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको दिया हुआ है कि स्टडी द फ्लोइंग द केयरफुली आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो दिस टेबल। यानी यह टेबल दिया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और ध्यानपूर्वक पढ़कर यह जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आपको सोल्व करना है, यानी कि जवाब देना है। अब दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो 7 नंबर ये लिए होंगे या कोई और अथवा में जो क्वेश्चन पूछा था वो लिया होगा, लेकिन दोस्तों मैंने इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और में जो क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि सभी विषयों का 2015 में संयुक्त अंक क्या है। अब दोस्तों, इसको देखना है कि संयुक्त औसत अंक यानी कि कंबाइंड एवरेज मार्क्स पूछा है, और यहाँ टेबल में गिवन दिया गया है 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, यानी कि सभी का डेटा आपके पास दिया गया है। अब एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। यह क्वेश्चन में अधिकांश स्टूडेंट ने क्या गलती किए हैं जो बताते हैं आपको। उन्होंने एवरेज को तो देखा और संयुक्त को भी देखा। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि 2015 के सभी विषयों का, तो 2015 में हम पहले आते हैं कि 2015 में सभी विषय हैं, ठीक है। इसका एवरेज मार्किंग 2015 में अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो 55 मार्क्स है, अगर हिंदी की बात किया जाए तो 50 मार्क्स है, अगर मैथमेटिक्स की बात किया जाए तो 65 मार्क्स है, साइंस की बात किया जाए तो 55 मार्क्स है, और हिस्ट्री की बात किया जाए तो 60 मार्क्स है। अब यहाँ कुछ भी नहीं करना था, आपको सिंपल यह करना था कि सभी जो एवरेज मार्क दिए हुए हैं इन सभी को ऐड कर देना था, अर्थात यानी कि जो उभयनिष्ठ जो आपका अंक आएगा उसमें कुछ नहीं करना था, और वह 55 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 60, और यह जो वैल्यू आपको ऐड करके आएगा वो 285 आएगा, और यही आपका सॉल्यूशन हो रहा था। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने ज्यादा काबिल बनने की कोशिश किए। उन्होंने क्या कर दिया इस क्वेश्चन में कि सभी विषयों का 2015 में संयुक्त औसत अंक पूछा था। अब वो क्या किए कि एवरेज अंक तो दिया हुआ था और इस एवरेज का भी एवरेज निकाल दिए, यानी कि 5 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिया है। 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ औसत लिखा था, जबकि यह औसत दिया हुआ क्वेश्चन में ही है। यही ट्रिकी चीज था जिसको आपको माइन्यूटली ढंग से देखना था। तो इसका आंसर 285/5 नहीं होगा,
बल्कि 285 ही होगा। इसलिए आप लोग कतई यह गलती नहीं करिएगा, आगे से इस बात को ध्यान रखना है। इसका आंसर जो होगा वह बस समेशन ऑफ 55, 50, 65, 55 और 60, अर्थात फिर से मैं कर देता हूं 55, 50, 65, 55 और 60 इजकल टू 285। यही आपका आंसर हो रहा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 से 2017 में अंग्रेजी के औसत अंकों में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, यानी कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम 2015 टू 2017। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है। यहाँ देखना है, इंग्लिश में चलना है आपको, यानी कि अंग्रेजी का मार्क्स। तो यहाँ है अंग्रेजी। अब इसमें देखना है कि 2015 में अंग्रेजी का एवरेज मार्किंग कितना था। तो इंग्लिश का जो एवरेज मार्किंग है 2015 में वह 55 है, और 2017 में आपको देखना है कि इंग्लिश का एवरेज मार्किंग कितना है, तो 60 है। अब कुछ नहीं करना था, यह जो वृद्धि हुआ 55 से 60 में, यह कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि आपको 60 माइनस 55 बाई 55 इंटू 100, यही जो होगा आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज होगा। इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5/55 इंटू 100%, 11 से कटेगा आपका, इसका मतलब हो गया कि 100/11, यही आपका परसेंटेज होगा। किसी ने अगर मान लिया जाए कि इस वैल्यू को भी कैलकुलेट करेंगे तो 9 पॉइंट, आप अगर वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा तो 9 11 होता है, और 10 बैठेगा 09, यानी कि कोई 909% लिखे या फिर 100/11% लिखे, लेकिन परसेंटेज देना जरूरी है। यही आपका क्या होगा, चेंजिंग होगा। तो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया है। इवन हम तो यह कहते हैं कि जो 67 बीपीएससी में पूछा गया था स्टैटिक, उससे भी आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मार्क्स एंड हाईएस्ट एवरेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स वाज मैक्सिमम, यानी कि किस वर्ष में उच्चतम, गणित में उच्चतम अंक और औसत अंक का अंतर सर्वाधिक रहा। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको आना है, गणित कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे मैथमेटिक्स है। अब बोल रहा है कि गणित में जो उच्चतम अंक प्राप्त हुए, तो गणित में उच्चतम अंक तो ये दिया हुआ है, और बोलता है कि औसत जो अंक दिया हुआ है ये दिया हुआ है। अब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो मैक्सिमम किस ईयर में आ रहा है। तो अगर हम 2012 में अगर डिफरेंस की बात करें तो 75 माइनस 60 इजकल टू कितना हो जाएगा, 15। अगर मैं 2012 की बात करूं तो आता है 75 माइनस 60 इजकल टू कितना हो जाएगा, 15। अगर 2013 में बात किया जाए तो हो जाएगा आपका 75 माइनस 55, तो ये आपका हो जाएगा 20। 2014 में अगर बात किया जाए तो 75 माइनस 50, 75 माइनस 50, 75 माइनस 50 इजकल टू 25। 2015 में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 85 माइनस 65, 85 माइनस 65 इजकल टू कितना हो जाएगा, 0 टू 20। 2016 में अगर बात किया जाए तो क्या होगा, 80 माइनस 55, 80 माइनस 55 इजकल टू 25। अब अगर हम 2017 में अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा,
85 माइनस 70, 85 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 15। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे पूछा है कि किस वर्ष में गणित में उच्चतम अंक एवं औसत उच्चतम अंक में अंतर सर्वाधिक रहा। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 25 मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 25 मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 2014 और 2016 ये 2 ईयर ऐसे हुए जहां पे ये दोनों का डिफरेंस जो हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है। तो इसलिए आपका जो अभिष्ट आंसर होगा वह 2014 और 2016, 2014 और 2016 आपका आंसर होगा। एक सेकेंड, इसका जो अभिष्ट आंसर होगा आपका वो 2014 एंड 2016। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देख रहे हैं कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन हिंदी इन 2013 विथ रिस्पेक्ट टू एवरेज मार्क्स ऑफ मैथ्स इन 2016। यानी कि 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत, 2016 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है। अब देखिए आपको सबसे पहले तो चलना है कि 2013 में हिंदी का उच्चतम अंक, पहले हिंदी देखिए, पहले हिंदी वाला सेक्शन में आ गए। अब बोलता है 2013 में आइए, तो चलिए भाई 2013 में चलाते हैं। 2013 में अब बोलता है उच्चतम अंक 75 है। उच्चतम अंक का प्रतिशत पूछा है, 2016 में गणित के औसत अंक का कितना प्रतिशत है। तो सिंपल सी बात है कि 2016 में गणित कहाँ है, यहाँ पे 2016 देखिए और यहाँ पे गणित देखिए। तो यहाँ पे गणित में जो अंक है वह कितना है, औसत अंक कितना है आपका 2016 में गणित में 55 है, और हिंदी में जो आपका उच्चतम अंक है वह कितना है 75 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना था, क्वेश्चन को आप फिर से रीड करिए। 2013 में हिंदी में उच्चतम अंक का प्रतिशत 2016 के गणित के औसत अंक का प्रतिशत है, यानी कि इसका जो गणित में जो औसत अंक है उसका यह कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन यह पूछ रहा है। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। हेलो, चलिए तो अब देख लेते हैं। इसमें आपको सिंपली क्या करना है कि आपको 55 है दिया हुआ, है और 55 का आप मान लेते हैं कि x% आया क्या हिंदी में 2013 में मार्क्स बाई 100 इजकल टू कितना है आपका 75। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है x इजकल टू 75 इंटू 100 बाई 55। इस वैल्यू के जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा वैल्यू 136.36। यह क्या होगा, परसेंटेज होगा। इस परसेंटेज को आपको फाइंड आउट करना था, यह आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन 7 का डी का जो आंसर होगा 136.36% होगा। तो यह आपका कितना आसान क्वेश्चन था वह सॉल्व हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक सेकंड, क्वेश्चन है आपका कि 2013 में, एक सेकंड, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि 2013 में 50 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी तो उनके अंकों का कुल योग कितना था। यानी कि इफ 50 स्टूडेंट टुक द एग्जामिनेशन इन 2013 इन मैथ्स व्हाट वेयर देयर द टोटल मार्क्स। यानी कि कितना मार्क्स यदि 2013 में 50 विद्यार्थी गणित का एग्जाम दिए। यहाँ पे देखिए गणित है, अब गणित 2013 में कितना स्टूडेंट दिया 50 विद्यार्थी, 2013 है। अब गणित में 50 विद्यार्थी आपका देते हैं एग्जाम 2013 में, और इनका औसत अंक कितना है
55 है 2013 में। अगर गणित की मार्क्स बात किया जाए, यानी कि 2013 में गणित की औसत यानी कि एवरेज मार्किंग कितना हुआ है, 55 है। अब बोलता है कि यदि 50 विद्यार्थी 2013 में गणित की परीक्षा दी है, तो टोटल जो गणित में अंक प्राप्त होगा, इनके अंकों का जो कितना हो जाएगा। वेरी सिंपल है। आप एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए हम लोग करते हैं कि टोटल नंबर, तो टोटल नंबर तो हमको फाइंड आउट करना है, तो टोटल नंबर मान लिया जाए कि x है, बट टोटल विद्यार्थियों की संख्या, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ दिया हुआ है कि 50 है, इक्वल टू कितना आ रहा है, एवरेज 55 मार्क्स आ रहा है। इसका मतलब है कि 55 से क्या होगा, इक्वल कर देंगे। अब x इक्वल टू फाइंड आउट कर देना था, x इक्वल टू 55 इंटू 50, अर्थात कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यह आपका क्या होगा, एवरेज मार्किंग निकल गया, किसमें, टोटल अंकों में निकल गया। यानी कि गणित में 2013 में टोटल जो मार्क्स 50 विद्यार्थियों को आया वह 2750 आया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इन बिटवीन विच 2 years, यानी वह कौन सा 2 वर्ष है, द डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स इन साइंस वाज मैक्सिमम, यानी किन 2 वर्षों के बीच विज्ञान में उच्चतम अंकों का अंतर सर्वाधिक रहा। तो हमको सबसे पहले साइंस में आना है, साइंस आ गए। अब बोलता है कि 2 वर्षों में विज्ञान का उच्चतम अंकों का अंतर कितना होगा। उच्चतम अंक में देखेंगे, अब देखिए उच्चतम अंक यहाँ पर 76 है, 55 है, 50 है, 85 है और 90 है, और यहाँ पे 70 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो इसमें उच्चतम अंक में उच्चतम अंक में जब मिनिमम अंक को डिफरेंस करेंगे तब हमें मैक्सिमम डिफरेंस मिलेगा। तो उच्चतम अंक विज्ञान में जो है 90 है, और मिनिमम अंक जो विज्ञान में आया है वह 50 आया है। यानी कि अगर 90 और 50 में अगर डिफरेंस लेंगे तो सबसे अधिक अंतर हमें प्राप्त होगा। तो वह वर्ष पूछा है कि कौन 2 वर्ष होगा, तो यह 90 जो है किस वर्ष में है, तो 90 जो है वह 2016 में है, क्योंकि इसको इस प्रकार से आपको लिख देना था कि 2014 में हमें मिनिमम अंक प्राप्त हो रहा है और उच्चतम में सबसे कम प्राप्त हो रहा है 50, और 2016 में जो प्राप्त हो रहा है आपका 90, और इसका जब डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, यानी कि सॉरी हाँ 30, एक सेकंड 40 होगा, 40 इसका मैक्सिमम जो होगा वह क्या होगा, 40 होगा। यह जो 40 होगा वह सबसे अधिक होगा, लेकिन आपको यह 40 नहीं पूछा है, आपको पूछा है कि वह कौन सा 2 वर्ष है। तो वह जो 2 वर्ष होगा वह 2014 और 2016 होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2014 एंड 2016, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपका 7 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। यदि आपने इस तरह से अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो निश्चित रूप से आपके पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो इसके अथवा में आया था, यानी कि और में आया था। देखिए और में क्या आया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बोलता है कि स्टडी द फ्लोइंग ग्राफ, आपको स्टडी करना है केयरफुल्ली यानी सावधानी पूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व आउट करना है। प्रॉफिट परसेंट ऑफ कंपनीज एबीसी, कोई कंपनी एबीसी है, एबीसी का पहचान बताया है कि यह जो कंप्लीट लाइन है वह एबीसी लाइन है, यानी कि यह जो लाइन है एबीसी लाइन है, और यह जो दूसरा कंपनी है वह डीईएफ, वह डॉट डॉट वाला जो कंपनी है वह डीईएफ है। अब बोलता है कि 2001 से 2006 के बीच में डेटा आपको दिया हुआ है, साथ ही आपको फार्मूला भी दिया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंट जो होगा उसके लिए फार्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, यानी कि प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बाय व्यय इनटू 100। यानी कि इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान कर दिया गया है।
यह फार्मूला देकर। यदि यह फार्मूला न भी देता तभी भी क्वेश्चन आसान था, लेकिन यह फार्मूला जब दे दिया गया है, आपको इंक्लूड कर दिया गया है प्रश्न में ही, तब प्रश्न और भी आसान हो जाते हैं। तो चलिए इस पर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। देखिए पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा है कि माना कि 2005 में दो कंपनियां, एक एबीसी और एक डीईएफ की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। अब पहले देखिए कि 2005 की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है, 2005 आपका यहाँ पे है। अब बोलता है कि कंपनी का जो एबीसी और डीईएफ का आय यानी कि इनकम का जो रेशियो दिया गया है, इनकम का रेशियो क्या दिया गया है, इनकम का रेशियो दिया गया है आपका 3/4 इजकल टू एबीसी बाई डीईएफ। अब देखिए इसका हम लोग अनुपातिक स्थिरांक को x मान लेते हैं। इसका मतलब हो गया कि एबीसी इजकल टू हम लोग 3x भी लिख सकते हैं और डीईएफ इजकल टू 4x लिख सकते हैं। डीईएफ इजकल टू 4x। अब प्रश्न में कहता है कि 2005 में उनके यानी कि कंपनी एबीसी और डीईएफ के व्यय का संबंधित अनुपात क्या था। तो सिंपल बात कह रहा है कि व्यय, तो व्यय को पहले फाइंड आउट करना है। तो व्यय के फाइंड आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एबीसी का हम व्यय के फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए फार्मूला दिया गया है। फार्मूला दिया गया है व्यय को फाइंड आउट करने के लिए प्रतिशत लाभ। अब देखिए 2005 में एबीसी का परसेंटेज लाभ कितना दिया गया है, तो 70% है। यहाँ पर ग्राफ में आप देखिए 70%, 2005 में एबीसी का जो परसेंटेज लाभ है वह कितना दिया गया है, वह 70% है। तो हम 70% इजकल टू, अब आय माइनस व्यय होता है, तो आय तो हम लोग लिखे हुए हैं 3x, तो 3x माइनस व्यय को हम लोग बाई मान लेते हैं कुछ देरी के लिए। तो चूंकि कंपनी एबीसी है तो इसके लिए बाई 1 मान लेते हैं, और बाई 1 बटे y1 इंटू 100, या इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से कि 70/1 इजकल टू 3x माइनस बाई 1 इंटू 100। अब हम लिखेंगे इस प्रकार से कि 70, एक सेकंड, इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं, आप लोग करिएगा। इसका होगा आपका 70/1 प्लस, ये चूंकि इधर आ जाएगा तो 100/1 इजकल टू 300x, या इसको हम लोग बाई 1 कर देते हैं। बाई 1 का वैल्यू जब फाइंड आउट करिएगा तो 3x बाई 170, यह आया बाई 1। ठीक इसी प्रकार से जब डीईएफ कंपनी का आप निकालेंगे, डीईएफ का बाई 2 इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह हुआ कि हम व्यय निकाल रहे हैं डीईएफ कंपनी का, तो आएगा आपका कितना, तो इसका देखिए इसका 55 दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा कि यह 401 बाई कितना हो जाएगा 155। अब कुछ नहीं करना था, बाई 1/2 कर दीजिए, तो बाई 1/2 इजकल टू क्या हो जाएगा 300x, 300x बाई 170 और टोटल बाई करना है, यहाँ पर मिटाने दीजिए, स्पेस कम होने की वजह से हम मिटा रहे हैं। ये वाला वैल्यू का आपको पुट आउट कर देना है, 400x बाई 155, x से x कट गया, 00 से 00 कट गया। अब आपको 115 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा
इक्वल टू आपका हो जाएगा 155 इंटू 3/4 इंटू 170। अगर इसको आप काटते हैं तो ये कटेगा, आप 5 मरतबे काटें तो 31 हो जाएगा। इसको काटते हैं 5 तो 3 और 4, इसको जब मल्टीप्लाई करके आपस में लिखिएगा, इरेज करते हैं, तो आपका आएगा 31 इंटू 3/34 इंटू 4। इसका वैल्यू कैलकुलेट करिए तो 93 रेशियो और यानी कि 93 रेशियो 136 आएगा। यानी कि 93 रेशियो 136 आएगा। यह आपका आंसर होगा। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो था वह थोड़ा आपका क्रिटिकल निकालना था, इसको सोल्व आउट करना था, और इसका आंसर जो आया 193 रेशियो 136 आया। तो आपने समझा कि इसको किस तरह से सोल्व किया जाता है। कुछ नहीं था, क्वेश्चन को खाली इलोबरेट करना था, क्योंकि आपको सारा चीज डेटा दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग निकाले हम। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर 2002 में कंपनी डीईएफ का खर्च 190 करोड़ है, इसकी आय 2002 में क्या थी। क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी डीईएफ इन 2002 वाज 190 करोड़, व्हाट वाज द इट्स इनकम इन द ईयर 2002। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है 2002 में। आप देखिए ग्राफ, ये 2002 है। अब ग्राफ देखना है डीईएफ, अर्थात इसको देखना है। अब देखिए इसका परसेंटेज आपको दिया हुआ है 2002 में 40%। अब बोलता है कि 40% फार्मूला दिया हुआ है, आपको किस इसका आय पूछा है, तो हम आय नहीं जानते हैं तो आय को हम एक्स मान लेंगे, फाइंड आउट कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना है। 40 इजकल टू एक्स माइनस एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और 190 करोड़ बाई 190 इंटू 100। इसको अगर सोल्व करिएगा, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। 40 इंटू 190 इजकल टू 100x माइनस 19000। इसको x का वैल्यू जब फाइंड आउट करिएगा, आपका वैल्यू जो आएगा वह कितना आ जाएगा, 40 इंटू 190 प्लस 19000 बाई 100। डबल जीरो हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। इसका मतलब हो जाएगा कि 19 इंटू 4 प्लस 190 बाई डबल जीरो तो कट ही गया आपका। यह जो आपका होगा, इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, 19 में 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 9 चौका 36 और 4 और 3 7, ठीक है, प्लस 190, यानी 6 9 7 16 6 1, इतना करोड़ आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सॉरी, इसका इनकम होगा। एक्सपेंडिचर तो दिया हुआ है 190 करोड़, यह इसका क्या हो जाएगा, इनकम होगा। ऑब्वियस सी बात है, 190 करोड़ जब खर्च करेंगे और 40% इनकम होगा, तब इसका आय जो होगा ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होगा, इतना करोड़ होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एबीसी एंड डीईएफ वेयर equal in 2001 and total income of both the companies in 2001 was 825 crore, then what was the total profit of both companies in 2001? यानी कि अगर 2001 में कंपनी ABCDEF के व्यय समान थे और 2001 में दोनों कंपनियां के कुल आय 825 करोड़ थी, तो 2001 में दोनों कंपनियों की कुल लाभ क्या थी? अब देखिए दो कंपनियां दिया हुआ है 2001 में, आप देखिए पहले 2001 का डेटा यहाँ पे बोलता है कि दोनों का व्यय समान है 2001 में, यानी कि कंपनी एबीसी और कंपनी डीईएफ इन दोनों का जो व्यय है वह समान है। तो हम चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि दोनों कंपनियां का व्यय जो है वह एक्स है, एक्स चूंकि समान होगा। अब बोलता है कि ये दोनों कंपनियां का 2001 में जो इनकम है वह टोटल इतना है, यानी कि इन दोनों कंपनियां का जोड़ने पर इनकम जो होगा इतना होगा। तो दोनों का लाभ बताना है, तो सबसे पहले तो हम क्या कर देते हैं कि यह जो आंकड़ा दिया हुआ है इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 2001 में एबीसी कंपनी में पहले चलते हैं। एबीसी कंपनी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका 2001 में 45% इसका क्या है, इन परसेंटेज प्रॉफिट है 45%, इजकल टू क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला होता है कि आय माइनस व्यय। तो आय तो चूंकि हम एक का दिया हुआ है, दोनों का दिया हुआ है, इसमें इंक्लूड किया हुआ है, एक का तो दिया हुआ नहीं है। तो हम मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि एबीसी कंपनी का आय जो है बाई है। अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को लिख देना है बाई और एक्स, चूंकि व्यय तो सभी दोनों का समान ही बोला है, तो व्यय एक्स माइनस एक्स इंटू 100, या इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 45x इजकल टू 100 बाई माइनस 100x। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि बाई इजकल टू 145x बाई 100। यह क्या हुआ, हम बाई चूंकि इसका क्या माने हैं, कंपनी एबीसी का क्या माने हैं, आपका इनकम। अब चूंकि कंपनी बी में ठीक इसी प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे, चलिए देख लेते हैं कंपनी बी में। कंपनी अगर डीईएफ की बात करें, डीईएफ में अगर बात करिएगा तो डीईएफ में 2001 में कितना परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, 50%। तो कुछ नहीं करना था, 50% इजकल टू, और चूंकि इसमें जो व्यय है वह तो सामान्य होगा, व्यय जो है आपका सामान्य है, तो हमको तो आय फाइंड आउट करना है। तो आय फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देना था, यह जो वैल्यू हम प्रीवियस में लाए उस वैल्यू को पुट आउट कर देना था, क्योंकि 825 माइनस वाई यह जो होगा इसका व्यय होगा, क्योंकि दोनों कंपनियां का जोड़कर 825 आया है। तो एक का अगर हम बाई अगर इनकम मान लेते हैं तो दूसरे का जो इनकम होगा वह 825 माइनस बाई होगा, इतना करोड़। तो इसके जगह पर हम लोग वैल्यू पुट आउट करेंगे, आय के जगह पर 825 माइनस बाई माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100। अभी यह जब सब वैल्यू को आप पुट आउट करिएगा तब 2001 में कंपनी का लाभ निकालेंगे, तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट, पहले इसका देख लीजिए, 50x इजकल टू 825x माइनस एक्स बाई इंटू 100। अब चूंकि उधर से हम बाई का वैल्यू पुट आउट करेंगे तो इसमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, और जब टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इन कंपनियों का लाभ निकालने के लिए कुछ नहीं करना था, किसी एक में वैल्यू को पुट आउट करेंगे एक्स और बाई का वैल्यू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और इस आंसर को आपको जब मिल जाएगा तो इसका जो आंसर आता है वो हम आपको बता देते हैं कितना आता है। इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे आप
तो आ जाएगा 265.68 करोड़। इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 265.68 करोड़, 68 करोड़। यह वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, वैल्यू को पुट करना है, समझे कि नहीं। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकम ऑफ कंपनी एबीसी इन 2004 वाज द 750 crore, व्हाट वाज द एक्सपेंडिचर इन 2004। यानी कि वर्ष 2004 में कंपनी एबीसी के आय 750 करोड़ थी, तो इसका खर्च वर्ष 2004 में क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको 2004 में आना है। कंपनी एबीसी के बारे में बात हो रही है तो कंपनी एबीसी के बारे में आना है। कंपनी एबीसी ये है, इसका परसेंटेज लाभ कितना है? 55 है। तो फार्मूला में आप पुट करिए कि 55 इजकल टू क्या हो जाएगा? इनकम। इनकम आपका दिया हुआ है 750 माइनस, अब इसका व्यय तो फाइंड आउट करना है कि व्यय क्या होगा। एक्स मान लेते हैं, बाई एक्स इंटू 100। अब इसका वैल्यू करिएगा तो 55x इजकल टू 75 माइनस एक्स इंटू 100। एक्स का वैल्यू जब फाइंड आउट आप करेंगे तो एक्स इजकल टू जो होगा वह 7500 वाई 155। इसका जब वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है आपका 483.87 करोड़, 483.87 करोड़, 87 करोड़। यह जो होगा आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। यह क्या होगा? आपका आंसर होगा। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इन सारे क्वेश्चनों में अगर कोई आसान प्रश्न था तो यही आसान को, इसीलिए तो इसका 5 मार्क्स दिया गया है। और जो सबसे टफ था वह हमने प्रीवियस में बताया। और इसी में क्वेश्चन एक पूछा है 5 नंबर, यहाँ पर ही क्वेश्चन जिक्र किया हुआ है कि इफ इनकम ऑफ बोथ कंपनीज वाज इक्वल इन 2003 फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी एबीसी एंड ईएफ इन 2003। अर्थात यदि 2003 में दोनों कंपनियों की आय बराबर थी। अब देखिए वहां पर व्यय बराबर कर रहा था, यहाँ पर आय बराबर कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2003 में चलिए आप, ये 2003 हुआ। अब 2003 में अगर कंपनी एबीसी की मैं बात करूं तो कंपनी एबीसी यहाँ पे है, यहाँ 60% प्रॉफिट हो रहा है। अब बोलता है कि तो 2003 में कंपनी एबीसी के व्यय कंपनी डीईएफ के व्यय से अनुपात फाइंड आउट करना है। यानी कि इसका व्यय फाइंड आउट अगर हो जाए तो अनुपात आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम एबीसी में पहले चलते हैं, एबीसी में चले। एबीसी में फार्मूला पुट आउट किए, 60 इजकल टू 60 यहाँ से लिए और कंपनी का दोनों को आय बराबर है तो दोनों को आय हम मान लेते हैं कि एक्स है, और हम इसका व्यय जो मान रहे हैं कंपनी एबीसी का वह बाई 1 मान रहे हैं, बाई वाई 1 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। अब अगर यहाँ से करें तो 60/1 प्लस 100/1 इजकल टू 100x। बाई 1 इजकल टू अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 100x बाई 160। अब यहाँ से कट गया, यानी कि 5x बाई 8 5, यानी बाई 1 इजकल टू आया 5/8। ठीक इसी प्रकार से हम निकालते हैं आपका कंपनी डीईएफ में। कंपनी डीईएफ में फाइंड आउट करना है। डीईएफ को देखिए 2003 में डीईएफ का जो परसेंटेज प्रॉफिट है वह 55% है। तो 55 इजकल टू, वहाँ पे चूंकि एक्स दोनों में इनकम जो है बराबर है, यहाँ पे हम व्यय को बाई 2 मान ले रहे हैं, बाई 2 इंटू 100। यहाँ पे हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि 155/2 इजकल टू 100x, y2 इजकल टू अगर फाइंड आउट करें
तो 100/155 एक्स। अब रेशियो लेना था तो रेशियो में क्या होगा, बाई 1/2, यानी कि व्यय का रेशियो एबीसी कंपनी और टीईएफ कंपनी का 2003 में पूछ रहा है। तो बाई 1 का जो वैल्यू आया था वह इसका वैल्यू रख देंगे और फिर बाई 2 का वैल्यू रख देंगे। तो बाई 1 का जो वैल्यू आएगा वो आया था, भी कैलकुलेट कर दिए थे तो 2003 में तो 60, यानी कि आया होगा 163। एक सेकेंड, यहाँ पे आया होगा आपका वैल्यू बाई 1 का 100x/160 y कितना हो जाएगा, बाई 2 का वैल्यू है 100x/155। यहाँ पे इसाफ हो गया, यानी कि 155/160। इसको काटते हैं तो 3 1 हो जाएगा, और इसको अगर काटते हैं 3 और आपका 2, यानी कि 31/32 हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 31 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यही ठीक है। 31/32, 31/32, यह क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। किसका, यह हो जाएगा ई का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का हम अथवा के क्वेश्चन को भी देख लिए, और 7 क्वेश्चन को हम जो बनाए थे उसको भी देख लिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वह बार डायग्राम से आया था आपका क्वेश्चन। यहाँ पे भी ठीक उसी प्रकार से दिया गया है कि नीचे दिया गया बार ग्राफ लगातार 2 वर्षों, यानी कि 2000 से 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं की पुस्तक बिक्री 1000, यानी कि संख्या जो दर्शाया गया है 1000 में दर्शाया गया है। 2000 से 2001 के एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं B1 B2 B3 B4 B5 B6 से पुस्तकों की बिक्री हजारों में हुई है। अब यह जो डेटा दिया हुआ है, इस डेटा का इस्तेमाल करके आपको प्रश्न को बनाना है। पहला जो प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B2 फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B4 फॉर बोथ ईयर्स, यानी कि दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री दोनों वर्षों के लिए B4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। तो सिंपल सी बात है कि 2002 और 2001 की बिक्री के बारे में पूछ रहा है, B2 के बारे में। तो दोनों वर्षों की जो शाखाओं B2 की जो बात हो रही है, B2 यहाँ पर आई है, B2 यह हुआ, और यह जो है 2000 का आंकड़ा है 75 और यह 65 है। तो यहाँ पर कुल जो बिक्री दिया हुआ है हजारों में दिया हुआ है। तो हम पहले B2 का बिक्री देख लेते हैं। B2 का बिक्री 2000 में कितना होगा, 2000 में B2 का अगर बिक्री की मैं बात करूं तो वह है आपका 75, और 2001 में अगर B2 की मैं बिक्री की बात करूं तो कितना है, 65। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, B2 अगर बोथ ईयर में अगर ऐड किया जाए, बोथ ईयर में अगर B2 को ऐड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 75 + 65 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0140 होगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं B4 की बात करूं तो B4 यहाँ पे है, B4 को भी ऐड कर दीजिए आप। इसी प्रकार से 85 + 95, 85 + 95 इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो अब रेशियो निकालना है
तो B2 बाई B4 इजकल टू क्या हो जाएगा 140 बाई 180 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका कट गया 7 9 यानी कि 7:9 हो जाएगा आपका आंसर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत सब सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को बनाते जाना है। एक्सप्लेन करना बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B6 फॉर बोथ द ईयर्स आर 60% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ ब्रांच B3 फॉर बोथ द ईयर्स। यानी कि दोनों वर्षों के लिए शाखाएं B6 की कुल बिक्री, दोनों वर्षों की शाखाएं B3 की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। यानी कि B6 में हमको चलना है, पहले B6 में आए, B6 का वैल्यू निकाल लीजिए आप दोनों वर्ष में, क्योंकि दोनों वर्ष की बात कर रहा है तो 70 + 80 हो जाएगा, 70 + 80,000 में ही हो जाएगा जितना बिक्री होता है। यह हुआ आपका। और B3 की अगर मैं बात करूं दोनों ईयर में, तो यहाँ पर 95 + 110, तो 95 + 110 इसको वैल्यू का ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 215 आएगा। अब बोलता है कि दोनों वर्षों के लिए शाखाएं B6 के जो कुल बिक्री है, दोनों वर्षों की शाखाएं B3 की कुल बिक्री का कितना परसेंट है। तो B3 का कुल बिक्री क्या है 150 है, तो 150 का हम मान लेते हैं कि X% होगा, ये X/100 इजकल टू कितना हो जाएगा 215। इसका X का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, इतना इतना बाई 150 हो जाएगा। यह एक जीरो से एक जीरो चला गया, इसको वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा। इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर देते हैं, एक सेकेंड आप लोग रुकें। वैल्यू 2150 डिवाइडेड बाई 15 इजकल टू आपका आ रहा है 143.34%। यह आपका वैल्यू आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2001 में शाखाओं B1 और B2 B3 की औसत बिक्री का कितना परसेंट 2000 में शाखाओं B1 B3 और B6 की औसत बिक्री है। यानी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एवरेज सेल्स ऑफ ब्रांच B1 B2 एंड B3 इन 2001 is the average sales of branch B1 B3 B6 in 2002। तो सबसे पहले हम 2001 में बात कर लेते हैं। 2001 में B1 B2 और B3 की औसत बिक्री क्या है। देखिए B1 B2 B3 इसके 2001 में बात कर रहा है, इसका मतलब है कि इस 105 65 और 110 इन तीनों को ऐड कर दीजिए। 105 65 + 110 इसका वैल्यू को ऐड करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा 550। इसके बाद 6 7 1 8 हो जाएगा आपका 1 1 2 यानी 280 हो जाएगा। अब अगर मैं 2000 में B1 B3 B6 की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 2000 में B1 2000 में है 80 प्लस अब B3 2000 में 95 है, 95 प्लस B6 कहाँ पे है B6 यहाँ पे है 2000 में 70 है, तो इसको 70 को ऐड कर देना है। वैल्यू अगर ऐड करिएगा तो आपका आएगा 5 3 20 5 25 255 आया। अब प्रश्न में क्या कहता है कि 2001 में शाखाओं B1 B2 B3 की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत
2000 में शाखाओं की औसत बिक्री B1 B3 और B6 में है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी कैलकुलेट अगर करना है तो ठीक उसी प्रकार से करेंगे। इरेज कर लेते हैं। वैल्यू क्या ऐड करके आया था आपका, जो भी वैल्यू आपका ऐड करके आया था और वह आएगा, इतना था आपका B1 B2 B3 2001 में। तो 1565 और 1010 और 15 प्लस 65 प्लस 110 इजकल टू था 0 और 108 ये था 2001, ये था 2000 वाला आपका वैल्यू अगर जोड़ा जाए तो 80 था, 95 था, 80 प्लस 95 प्लस B6 में 70 था आपका, का वैल्यू ऐड किए थे तो 5 आया था। इतना। अब इसका कुछ नहीं करना था, इसका वैल्यू का फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज पूछा है, तो सिंपल सी बात था कि 245 का अगर 245 का x/100 इजकल टू 280 करना था। अब इसमें कुछ नहीं करना है, x का जो वैल्यू है वह लाएंगे, तो 280 इंटू 100/245। इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो परसेंटेज आएगा वह आपका आता है 114.3%, यानी कि 114.3% आपका आता है। यह आपका सी का आंसर हो गया। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल ब्रांचेज इन 1000 नंबर्स फॉर द ईयर 2000, यानी कि वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री हजारों में ज्ञात करना है। देखिए 2000 में बात करें तो 2000 ये है, 2000 इसका सभी शाखाओं यानी कि B1 B2 B3, कुछ नहीं करना है, 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 70, इसका वैल्यू का एडिशन करिएगा तो कितना आ जाएगा, अब हजार में आएगा। यह जो वैल्यू आएगा, यह तो वैल्यू हम चूंकि अंक लिख रहे हैं और इसको हजार में दर्शाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह इतना हजार होगा। इसको जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू ऐड करने पर आता है 80,000, यानी 80 इतना, यह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 1000 में। इतना 80,000 इसका जब वैल्यू का ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा, एक सेकंड बैक चलते हैं। यह जो क्वेश्चन आएगा 2000 में सभी शाखाओं की औसत बिक्री हजार संख्या में ज्ञात करना है, तो सभी शाखाओं को हमने बात कर दिया तो सबको ऐड कर देना था, 80 प्लस 75 प्लस 95 प्लस 85 प्लस 75 प्लस 70। चूंकि यह 2000 में पूछ रहा है सभी शाखाओं की औसत बिक्री, तो इसको वैल्यू को ऐड करिएगा तो इतना आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोनों वर्ष के लिए शाखा B1 B3 और B5 की कुल बिक्री हजारों में करना है, यानी कि दोनों वर्ष के लिए B1 B3 और B5। तो B1 पहले यहाँ पे आइए, B3 यहाँ पे आइए, B5 यहाँ पे आइए। ये दोनों वर्षों में हजार की संख्या में ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है,
80 प्लस 105, 80 प्लस 105 यह हुआ B1 का वैल्यू। फिर B3 की अगर मैं बात करूं तो 95 प्लस 10, 95 प्लस 110, और फिर इसका अगर मैं बात करूं B5 का तो 75 प्लस 95, इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए और इसको 1000 में लिखिएगा। तो 1000 में जब लिखेंगे इन टोटल को जोड़ के तो कितना आता है इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पर? इसका वैल्यू आता है आपका 5 लाख, क्योंकि 1000 में जब करेंगे तो एक जीरो बढ़ेगा, यानी कि टोटल इसको प्लस कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, प्लस इतना, तो इसका वैल्यू जो आएगा वह आएगा आपका कितना आता है जोड़ने पर 5,60,000, यानी 5,60,000 यानी 5.6 लाख। क्योंकि ये सब 1000 में है तो आपस में 1000 को आप ऐड करिएगा, 80,000 प्लस 1 लाख 5,000, 90,000 प्लस 1 लाख 5,000 प्लस 75,000 प्लस 95,000, तो इसका जो भी वैल्यू आता है उसको आपको कैलकुलेट करके लिख देना है। तो इसका आता है वैल्यू कितना 5.6 लाख, यानी 5,60,000। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं 8 के अथवा। देखिए 8 के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है यह क्वेश्चन हम अटेम्प्ट लिए थे। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि 8 नंबर का जो क्वेश्चन है हमने अटेम्प्ट किया था अथवा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन है कि द फ्लोइंग द पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the company in different expense the section during the 2015, study the pie chart, answer the question given below। यानी जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उसको पाई चार्ट में स्टडी करके आपको सोल्व करना है, आंसर देना है। देखिए इस सभी ईयर में आपको दिया हुआ है ब्रीथ चार्ट। ब्रीथ चार्ट में क्या दिया हुआ है? एडवर्टीजमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है कि कंपनी जो व्यय करती है एडवर्टीजमेंट पर वह 15% करती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट पर 13% करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 20% करती है, ऋण पर जो होता है यानी कि इंटरेस्ट ऑफ लोन पर जो व्यय कर रहा है वह 70%, सेल पर यानी बिक्री पर जो कर रहा है वह 20%, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 5%, टैक्स पर 10%। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंपनी के व्यय की कुल राशि शोध और विकास पर व्यय की राशि से कितनी गुनी है। देखिए कंपनी तो टोटल 100% व्यय करेगा, सिंपल सी बात है कि पाई चार्ट में 100% कुछ नहीं दिया हुआ, 100% यानी टोटल जो व्यय है वो तो 100% है। अब बोलता है कि यह जो 100% कंपनी व्यय कर रही है यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना व्यय है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो व्यय है वह आपका 5% है। अब यह कहता है कि यह जो 5% है ये 100% का कितना टाइम्स है, तो नहीं हम जानते हैं, तो इसको कुछ नहीं करना है, 5% इंटू एक्स कर देना है। मान लिया जाए कि एक्स टाइम 100% होगा, इंटू 100% है तो परसेंट देंगे, परसेंट से परसेंट साफ, 5 से 5 20, यानी कि एक्स इजकल टू 20 टाइम्स, यानी कि 20 गुना अधिक होगा। यानी कंपनी की व्यय कुल राशि शोध और विकास पर व्यय की कितनी गुना होगा? तो 20 गुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसपोर्ट इज 2 crore, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी एंड एडवर्टीजमेंट। यानी कि यदि परिवहन पर व्यय 2 करोड़ रुपया हो। अब देखिए परिवहन पर व्यय बताता है, परिवहन पहले देखिए कहाँ पे है, ट्रांसपोर्टेशन 30%। परिवहन पर व्यय यदि 2 करोड़ रुपया हो तो पगार और विज्ञापन पर खर्च के बीच का अंतर क्या होगा? तो पगार और विज्ञापन पर जो खर्च है वह कितना होगा? देखिए पगार पर यानी सेल पर जो खर्च है वह कितना होता है? वह 20% है, और विज्ञापन पर जो खर्च है एडवर्टीजमेंट पर वह कितना है? 15% है। तो यह पूछता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस, सिंपल सा है क्वेश्चन। देखिए 15% ट्रांसपोर्ट पर खर्चा करने पर 2 करोड़ रुपया हम खर्च कर रहे हैं, 2 करोड़, यानी कि 1% इक्वल टू कितना होगा?
तो बाई 15%। अब अगर हम विज्ञापन की बात करें, एडवर्टीजमेंट की बात किया जाए, सॉरी, ट्रांसपोर्ट पर 30% है, गलत हो जाएगा एक बार, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रांसपोर्ट पर 13% है, यानी 30% जब हम व्यय करते हैं तो 2 करोड़ रुपया व्यय करते हैं। अब एडवर्टीजमेंट पर हम पहले निकाल लेते हैं, तभी तो हम सेल और एडवर्टीजमेंट का डिफरेंस निकालेंगे। तो एडवर्टीजमेंट पर अगर मैं व्यय की बात करूं तो कितना है, 50%। तो 50% इजकल टू कितना हो जाएगा, 2 करोड़ बाई 13 इंटू 15, यानी कि 30 बाई, इतना करोड़ हुआ एडवर्टीजमेंट पर व्यय। ठीक उसी प्रकार हम सेल पर व्यय को ज्ञात कर देते हैं। तो सेल पर जो व्यय होगा वह कितना है, 20% है। इसका मतलब हो जाएगा कि 20% इक्वल टू क्या लिखेंगे आपका, 2 करोड़ इंटू 20/13, यानी कि 40/13, इतना करोड़। अब पूछता है कि आपका सेल और एडवर्टीजमेंट के व्यय में डिफरेंस, यानी कि और विज्ञापन पगार और विज्ञापन पर जो डिफरेंस है उसको बताना है। तो कुछ नहीं करना है, 40/13 माइनस 30/13, 40 इसको हम मिटाते हैं इधर से, क्योंकि स्पेस कम है, स्पेस में लिखना पड़ता है। फिर वैल्यू जब मिट जाता है तो पता नहीं चलता है कि क्या लिखे थे प्रीवियस में। कुछ नहीं करना है, 40/13 माइनस 13/13, इतना करोड़ में आएगा। इसको अगर 13 कर देते हैं, 14 माइनस यानी कि 10 करोड़, 10/13 करोड़, यानी 10/13 करोड़ रुपया। यह आएगा आपका क्या होगा, यही आपका वैल्यू होगा। यानी कि इतना करोड़ रुपया जो है वह दोनों के बीच में डिफरेंस है, पगार और विज्ञापन के बीच में जो डिफरेंस है वह 10/13 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से कम होगा। और 1 करोड़ से अगर कम की बात किया जाए तो इसका वैल्यू अगर एग्जैक्ट फाइंड आउट करिएगा तो 76, यानी कि 76 लाख हो जाएगा। 76,92,000, यानी 92,308, यानी कि इतना 76,92,300 जीरो, इतना क्या है डिफरेंस है पगार और विज्ञापन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो और ऋण, यानी व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट। यानी बोलता है कि करो और ऋण पर ब्याज का कुल खर्च। अब देखिए, करो और ऋण के ब्याज, कर कहाँ पे है, टैक्स, टैक्स ये है, टैक्स कितना है आपका, टैक्स 10% है, टैक्स 10% है, और ऋण पर ब्याज जो है वह कितना है, 17% है। तो बोलता है कि कर और ऋण पर ब्याज के कुल खर्च, यानी इन दोनों का कुल खर्च, बुनियादी ढांचे और परिवहन, बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर 20% और परिवहन, परिवहन जो है 13% है, इन पर कुल खर्च का अनुपात क्या है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए और दोनों का रेशियो ले लीजिए, बात खत्म हो गया। यानी टैक्स, टैक्स प्लस इंफ्रास्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट एंड लोन्स, इसका वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टैक्स पर 10 और इंटरेस्ट पर, यानी कि 10 + 17 इजकल टू 27, ये परसेंट में होगा। और परसेंट में रेशियो लें या किसी में रेशियो लें, रेशियो जब होता है तो सेम आता है। बुनियादी ढांचे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में हम ऐड कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा आपका 20 + 13, यह क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। इसको अगर ऐड कर दीजिएगा तो आपका
33। अगर रेशियो पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, 27/30 करना है। यह 11, यह 9 हो जाएगा, यानी कि 9/11। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन इज 2.6 करोड़, देन व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, टैक्स एंड सैलरी। अगर ऋण पर ब्याज इतना करोड़ है, अगर ऋण पर ब्याज 70% इजकल टू कितना दे रहा है, 70% इजकल टू आपका दे रहा है 2.6 करोड़। और तो विज्ञापन करो और पगार पर व्यय की कुल राशि क्या होगी। तो विज्ञापन करने हैं आपका, देखते हैं एडवर्टीजमेंट 15%। देखिए एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टीजमेंट 15% है। फिर आपका क्या कहता है, टैक्स, टैक्स कितना है आपका, टैक्स टैक्स 10% है, टैक्स 10% है आपका। फिर बोलता है कि पगार पर व्यय, यानी कि पगार पर जो व्यय है वह कितना है, 20%, यानी कि मतलब सैलरी पर जो आपका है वह 20% है। अब देखिए इन तीनों को अगर ऐड करेंगे, इन तीनों का व्यय पूछता है, इन तीनों पर व्यय कितना होगा। सिंपल सी बात है, 15 + 20 + 10 यानी 45 हो जाएगा। 20 10 30 और 10 40 और 5 45, 45%। या 45% का अगर वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2.6/17 इंटू 45, यह हो जाएगा आपका इतना करोड़। यानी कि टोटल जो व्यय होगा इतना करोड़ होगा। 2.16 करोड़ इंटू 45 करोड़/17 कैसे हुआ, क्योंकि 17% इजकल टू 2.6 करोड़ है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 45%, तो 45% इजकल टू इतना करोड़ रुपया होगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा, तो रुकिए हम मल्टीप्लाई करके बता देते हैं आपको कि यह वैल्यू जो आता है कितना आता है। एक सेकेंड, 2.60 मल्टीप्लाइड 45 डिवाइडेड बाई 17, यानी कि 6.88 करोड़ आएगा। यानी कि इतना करोड़ रुपया जो है वह टोटल इन तीनों पर व्यय होगा। 6.88 करोड़ रुपया किस पर, तो सैलरी पर, आपका टैक्स पर, और उसके बाद जो है ऋण और ब्याज पर, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन पर। यह टोटल व्यय होगा 6.88 करोड़। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये हाउ मच टाइम्स द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन एंड द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट इज ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टीजमेंट। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण पर ब्याज पर खर्च, ऋण पर ब्याज यानी ऋण पर ब्याज कितना है, 17%। और विज्ञापन के व्यय के बीच का अंतर, विज्ञापन पर व्यय कहाँ पे है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट 15%। विज्ञापन के व्यय के बीच के अंतर विज्ञापन के व्यय का कितना गुना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। यह पहले आपको कर देना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन इजकल टू कितना है, 17%। और आपका एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट जो है आपका उस पर व्यय कितना है, 15%। इन दोनों का डिफरेंस जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 17 - 15% इजकल टू 2%। यह जो 2% पूछ रहा है, यह जो 2% होगा और वह एडवर्टीजमेंट का व्यय का कितना टाइम्स होगा। एकदम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बनाए थे ठीक उसी पर आ गया। इसको कुछ नहीं करना है आपको। अब इसमें 2% डिफरेंस आया है, तो यह कितना टाइम्स है किसका, एडवर्टीजमेंट का, तो हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि x टाइम्स है। तो 2 × x इजकल टू कितना हो जाएगा, 15। या x इजकल टू कितना हो जाएगा, 15 बाई, सॉरी
हाँ ठीक तो है, 15/, नहीं नहीं नहीं, गलती हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। यह जो 2% है आपका, यह बोलता है कि जो 2% आया डिफरेंस, यह जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच विज्ञापनों का अंतर, विज्ञापन के व्यय का कितना गुना है, तो विज्ञापन का व्यय तो इसका कितना है, यानी कि 15% का कितना है, तो 50% का कितना है इजकल टू क्या हो जाएगा, 15% मल्टीप्लाइड एक्स इजकल टू 2 हो जाएगा, या एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 2/15 होगा। पिछला बार हमने गलत कर रहा था क्योंकि 2 का हम निकाल रहे थे, लेकिन यह डिफरेंस जो आ रहा है 2%, यह 15% का कितना गुना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2/15 टाइम्स है, इतना टाइम्स यानी कि इतना गुना है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/15 टाइम्स। इस तरह से आपका संपूर्ण सॉल्यूशन हो जाता है। टोटल क्वेश्चन जो जितने भी आए थे 8 का ए और बी दोनों हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 7 का ए और बी दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो इस प्रकार से आपका संपूर्ण होलिस्टिक रूप से स्टैटिक्स पोर्शन का मैंने एक्सप्लेनेशन किया, आपका सारा क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह से जिन दोस्तों ने बनाए होंगे उनके पूरे मार्क्स आएंगे, जिनका गलत हुआ होगा तो नेक्स्ट बार आप चांस देखेंगे। चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।